देखिए हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट है प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले तो हमको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन इज अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड, in an ecosystem, and productivity is the rate of biomass production. प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। और देखिए रेट निकलती है किस में, तो रेट निकलती है टाइम में, जब आप लगाते हैं यूनिट टाइम, ठीक। प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोसिस्टम इन यूनिट एरिया, लेकिन आपने अभी यूनिट टाइम नहीं लगाया, और टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। किसी की भी इफिशियंसी जो है ना वो यूनिट टाइम में निकलती है भाई साहब। 1 घंटे में कितने सवाल सोल्व किए कि साहब 50, और 1 घंटे में कितने सवाल सोल्व किए कि 30, ठीक है ना। तो इफिशियंसी ऐसे ही निकलती है साहब, उसके लिए टाइम लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। अब अगर मैं प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करते हैं, और कोई सी भी प्रोडक्टिविटी हो हर डेफिनेशन में ये फिक्स हो गया, तय है कि इन यूनिट एरिया, क्योंकि देखिए वही बात, नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, बड़े बड़े होते हैं, जंगल तो आप पूरे को एक साथ नहीं कर सकते। तो इन यूनिट एरिया, यूनिट टाइम एंड गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन, ये तीनों जरूरी हैं। यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन। The total amount of biomass produced by an ecosystem is called productivity। पहली बात तो इसको मेजर किया जाता है ड्राई वेट में, दूसरी बात इट इज वेरिएबल इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, आल्सो इन सेम इकोसिस्टम एट डिफरेंट टाइम्स। It depends on the species of producers of an ecosystem, कि वहाँ कौन सी प्रजातियां हैं जो प्रोड्यूसर का काम कर रही हैं, और मेजर किया जाता है इसमें किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर या किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर या जूल पर स्क्वायर मीटर, जो भी एनर्जी की, या तो एनर्जी की यूनिट्स में या फिर वेट की यूनिट्स में, है ना, किलोग्राम या ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, या फिर एनर्जी की यूनिट्स में जूल, कैलोरी या किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर में। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्रोडक्टिविटी पढ़ने का मतलब क्या है। ये हम प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ाता है भाई, क्या बताता है ये प्रोडक्टिविटी, व्हाट दिस प्रोडक्टिविटी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। द प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द एनर्जी efficiency of an ecosystem। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोडक्टिविटी पढ़ने का मतलब क्या। इतना तो आपको समझ में आ गया है कि प्रोडक्शन का मतलब अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्टिविटी का मतलब रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। और जब आप रेट कहते हैं तो रेट में यूनिट टाइम लग जाता है भाई साहब, यूनिट टाइम में निकलती है रेट, तो ठीक है। तो जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट में यूनिट टाइम लग जाता है। तो हम पहले थ्योरेटिकल डिफाइन कर लेते हैं कि भाई किसी भी इकोसिस्टम में यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन। देखिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इन शब्दों का मतलब समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एरिया बदल गया तो प्रोडक्टिविटी बदल जाएगी, टाइम बदल गया
तो सेम इकोसिस्टम में एरिया बदल गया तो प्रोडक्टिविटी बदल जाएगी, टाइम बदल गया तो प्रोडक्टिविटी बदल जाएगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलेंगी तो प्रोडक्टिविटी बदल जाएगी। और इसलिए इन यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन, द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोसिस्टम। ड्राई वेट में मेजर किया जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि ड्राई वेट में क्यों मेजर किया जाता है, फ्रेश वेट में क्यों प्रायोरिटी नहीं दी जाती। फ्रेश वेट में 75 to 85% पार्ट वाटर होता है। हम ऑर्गेनिक मैटर बायोमास प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और दूसरा फ्रेश वेट जो है वो वेरिएबल होता है, ड्राई वेट वेरिएबल नहीं होता। अब 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक तो अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस इकोसिस्टम की बताया था मैंने आपको, बताइए जरा जल्दी से कि किस इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इस धरती पर अगर हम बात करें मेजोरिटी में, तो किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कोरल रीफ्स की होती है ना। और अगर मैं लोएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो लोएस्ट प्रोडक्टिविटी में अल्पाइन टुंड्राज आ जाते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं, डीप लेक डीप ओशंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप गौर से देखें कि अलग अलग इकोसिस्टम्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग है। तो इट इज वेरिएबल इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स एट डिफरेंट टाइम और इवन सेम टाइम। तो एक तो अलग अलग इकोसिस्टम में, और इवन एक ही इकोसिस्टम में भी अलग अलग हो सकते हैं। इसको ऐसे समझो आप कि कोई फॉरेस्ट है, आपके आसपास कोई जंगल है, वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। मुझे बताइए इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है, गर्मियों के महीने में और बरसात के महीने में समान होता होगा या अलग अलग होता होगा? हाँ? गर्मियों के महीने में और बरसात के महीने में सेम या डिफरेंट? शाबाश, तो निश्चित रूप से डिफरेंट। कब ज्यादा होती होगी प्रोडक्टिविटी? कब ज्यादा होती होगी प्रोडक्टिविटी, गर्मियों के महीने में या जो है बरसात के महीने में? तो ऑब्वियस सी बात है कि बरसात के महीने में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती होगी। ये क्या है? इसलिए तो हमने कहा यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन। क्यों हम गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन की बात कर रहे हैं? इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन बदल गया, एरिया बदल गया, तो प्रोडक्टिविटी बदल जाएगी, प्रभावित होती है। और चूंकि बायोमास है तो या तो उसको वजन में आप मेजर कीजिए, टन में, किलोग्राम में, ग्राम में, या फिर आप, क्योंकि एनर्जी है, बायोमास में एनर्जी होती है तो एनर्जी की यूनिट में उसको मेजर करेंगे, किलो, कैलोरी, जूल, है ना। और यूनिट एरिया पर स्क्वायर मीटर, जनरली स्क्वायर मीटर में ले लिया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, जो समझ में नहीं आती है, मेरा अनुभव है 20 सालों का पढ़ाने का, सब रटा हुआ है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, नेट कम्युनिटी, सब रटा हुआ है थ्योरेटिकली। उनसे पूछो कि भाई साहब ये क्या मतलब क्या है, ये मतलब आपने जो रट लिया इसका मतलब क्या है, ये आप जो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी क्या दिखाती है, प्रोडक्टिविटी को पढ़ने का मतलब क्या है? बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे। और वो ये है कि ये प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम की क्या दिखाती है। तो किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है उस इकोसिस्टम की एनर्जी यूज एफिशिएंसी को, कि वो इकोसिस्टम एनर्जी को यूटिलाइज करने में कितना एफिशिएंट है, कितना दक्ष है, कितना सक्षम है। जिस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ना, वह इकोसिस्टम उतना ही एफिशिएंट है। और जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है ना, सेम एरिया, सेम टाइम, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में दो इकोसिस्टम को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो एक का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, एक का कम है, तो जिसका कम है वो लेस एफिशिएंट इकोसिस्टम है, जिसका ज़्यादा है वो हायर एफिशिएंट इकोसिस्टम। जैसे अभी आपने कहा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और टेम्परेट फॉरेस्ट की तुलना में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में ज़्यादा एनर्जी को यूज करने की एफिशिएंसी रखते हैं। सरल भाषा में समझिए, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखो मेरी क्लास में सीधा खेल कंसंट्रेशन का है। मशीन है इकोसिस्टम, हम कहते हैं ना यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन का मतलब ही मशीन होता है, चाहे लिविंग वर्ल्ड हो, नॉन लिविंग वर्ल्ड हो। और मशीन को चलाने के लिए चाहिए एनर्जी। और भाई साहब क्यों बात की जाती है प्रोडक्टिविटी की? क्योंकि एनर्जी कोई सी भी हो बच्चा, कतई फोकट में नहीं आती। एनर्जी कोई सी भी हो, कतई फोकट में नहीं आती। एनर्जी कोई सी भी हो, कतई फोकट में नहीं आती, खर्चा लगता है पैसा। और ये जहां एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है ना, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार मिल क्या रहा है, आउटपुट क्या है, एफिशिएंसी क्या है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप, कोई बिजली का
आप यंत्र खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, कोई भी ओवन, कुछ भी, तो आप उसके बहुत सारे फीचर देख रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, स्टार रेटिंग, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा होता है? 5 स्टार रेटिंग। आप पूछते भाई साहब 5 स्टार रेटिंग वाला एसी लेंगे कितने का आएगा? थोड़ा महंगा आता है, और 3 स्टार वाला थोड़ा सस्ता आएगा, 2-5 हज़ार का अंतर मिलेगा। तो इससे क्या अंतर है? तो आप 5 स्टार रेटिंग वाला एसी आप लोगे तो 1 घंटे अगर ये एसी चलेगा तो ये 8 यूनिट बिजली जलाएगा या 5 यूनिट बिजली जलाएगा 5 स्टार वाला। और अगर 5 स्टार वाला 5 यूनिट बिजली जलाता है तो यही आप 3 स्टार वाला लोगे तो ये 8 यूनिट बिजली जलाएगा। भाई साहब ये क्या दिखा रहे हैं? इफिशियंसी। और आपने क्या कहा? 1 घंटे में। यूनिट टाइम बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब। आप कोई मशीन लेते, कोई भी मशीन ले लो यार, कोई मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, कार। मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो उसके बहुत सारे फीचर देखते हो, कार खरीदने जाते हो तो बहुत सारे फीचर देखते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या? माइलेज। ये 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगा? क्योंकि भाई साहब मशीन खरीदना आसान है, मशीन को चलाए रखना बहुत कठिन है। एसी को खरीदना आसान है, लेकिन एसी को चलाए रखना बड़ा कठिन है। एक एसी जो आपने शायद 50,000 रुपए में लिया है, 10 साल घर में चला दिया ना, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए का तो बिजली का भी उस एसी की वजह से आ चुका है आपके, जो आपने मेजर ही नहीं किया होगा। हमारे राजस्थान में बहुत महंगी बिजली। समझ रहे हैं? मशीन को खरीदना कठिन नहीं है, कार मोटरसाइकिल खरीदना कठिन नहीं है, उस कार मोटरसाइकिल को चलाते रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो गाड़ी तो शोरूम के नीचे तब उतरेगी ना जब उसमें पेट्रोल जलेगा। और फिर इसलिए देखना पड़ता ना, मारुति का एड नहीं आता था क्या? देती कितना है, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, ऐसे एक एड नहीं आता था। तो भाई साहब मशीन, क्योंकि मशीन में एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, उस मशीन की एफिशिएंसी क्या है। और अच्छी मशीन कौन सी मानी जाएगी? अच्छी मशीन वो मानी जाएगी जो अच्छा माइलेज दे, यूनिट टाइम में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी दिखाए, वो मशीन अच्छी मानी जाती है। तो जब आप इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? भाई इकोसिस्टम भी मशीन है, इकोसिस्टम को चलाने के लिए, इस मशीन को चलाने के लिए एनर्जी का इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। तो अब मुझे बताओ इकोसिस्टम में कौन सी एनर्जी चल रही? जल्दी जल्दी बताते जाओ। इकोसिस्टम यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन है, मशीन है, इस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एनर्जी का इन्वेस्टमेंट चाहिए। कौन सी एनर्जी है जो इकोसिस्टम में चल रही है सब? तो आप जानते हैं वो लाइट एनर्जी है। शाबाश, लाइट एनर्जी से चल रहा है। अरे अल्टीमेटली लाइट एनर्जी तो फूड एनर्जी में चल रही है, सनलाइट की एनर्जी है ना। फ्लो है वो एनर्जी का फ्लो तो बायोमास के रूप में हो रहा है। तो जब आप इकोसिस्टम की एफिशिएंसी को मेजर करेंगे तो आप किस रूप में मेजर करेंगे? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। समझ में आ रही है बात? तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन के रूप में आप उस एनर्जी की एफिशिएंसी को मेजर कर रहे होंगे। तो जो इकोसिस्टम यूनिट एरिया, यूनिट टाइम में कम एनर्जी के इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल रहा है, तो वो इकोसिस्टम ज्यादा सक्षम है, वो ज्यादा एफिशिएंट है, वो मशीन ज्यादा अच्छी है। और जो इकोसिस्टम सेम यूनिट एरिया, सेम यूनिट टाइम, सेम गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में कम बायोमास प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब वो मशीन घटिया है। समझ में आ गई बात? और इसलिए सबसे पहले तो भेजे में आप ये ठूंसिए कि प्रोडक्टिविटी पढ़ने का मतलब क्या? तो प्रोडक्टिविटी पढ़ने का मतलब इकोसिस्टम की एनर्जी एफिशिएंसी को समझना। ये क्लियर होगी बात? तो अब आप आगे आराम से इन चीजों को समझ जाएंगे। जब हम ये बात करते हैं तो इकोसिस्टम में बायोमास प्रोडक्शन को 3 लेवल पर मेजर किया जाता है। एक तो मेजर किया जाता है प्रोड्यूसर के लेवल पर, एक मेजर किया जाता है कंज्यूमर के लेवल पर, और एक मेजर किया जाता है कम्युनिटी के लेवल पर। प्रोड्यूसर के लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी है उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। कंज्यूमर के लेवल पर जो होती है उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।
और कम्युनिटी के लेवल पर जो होता है उसको कहते हैं कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। प्रोड्यूसर के लेवल पर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे, वही यूनिट एरिया, यूनिट टाइम गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन। एरिया मतलब यार आपने स्क्वायर मीटर ले लिया, मैंने जैसे कोऑर्डिनेट मेथड बताया था ना, तो वही आपने एरिया ले लिया स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। अब आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ले रहे हैं तो वहां भी स्क्वायर मीटर का एरिया ले लिया, और टेम्परेट में लिया तो वहां भी स्क्वायर मीटर का एरिया ले लिया आपने, तो साइज सेम ले ली ना आपने, वही इतने एरिया में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है दो लेवल की होती है साहब, दो तरह की होती है। एक तो होती है साहब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको कह देते हैं जीपीपी, और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जिसको हम कहते हैं एनपीपी। एंड दिस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द टोटल फोटोसिंथेसिस। अब देखो, एक बार डिफाइन करूं, 10 बार डिफाइन करूं, डेफिनेशन हुई। द नेट बायोमास असिमुलेट में एक बार और डिफाइन कर देता हूं, वो यूनिट एरिया, यूनिट टाइम गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन, द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द टोटल फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। टोटल फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज gross primary productivity. So what will be the net primary productivity? So net primary productivity is gross primary productivity minus respiration. भाई प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से जितना बनाया और उसमें से रेस्पिरेशन में उतना जितना उसने खर्च कर दिया, that is called as net primary productivity. और ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना साहब, यही है प्लांट का स्टोर्ड फूड, यही है प्लांट का ग्रोथ। क्योंकि जो रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो गया तो खर्च हो गया, और सबसे बड़ी बात यही है जो अवेलेबल होता है फॉर कंज्यूमर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के कंज्यूमर्स को क्या अवेलेबल होता है? किसी भी इकोसिस्टम के कंज्यूमर्स को अवेलेबल होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो रेस्पिरेशन में खर्च हो गया। अब वही डेफिनेशन तो बार बार वही, इतना तो क्लियर हो गया होगा ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोड्यूसर के लेवल पर तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल फोटोसिंथेसिस से जो बायोमास प्रोड्यूस हुआ वो ग्रॉस हो गया, और जो रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो गया उसके बाद जो बचा दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही है जो ग्रोथ है प्लांट का, स्टोर्ड फूड है प्लांट का, और इसी को तो हम खा रहे हैं। कंज्यूमर क्या खा रहा है? कंज्यूमर एनपीपी खा रहा है, ठीक है। नो कंज्यूमर लेवल पर, कंज्यूमर लेवल पर जब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो वही यूनिट एरिया, यूनिट टाइम गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस, द बायोमास assimilated by the प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स। तो जो बायोमास असिमुलेट किया है वो यूनिट एरिया, यूनिट टाइम हर्बीवोर ने, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो, पहले तो एक चीज समझो कि क्या ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ये कोई नया बायोमास प्रोडक्शन है या इट इज द पार्ट ऑफ एनपीपी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, क्या इकोसिस्टम ने ये कुछ नया बायोमास प्रोड्यूस किया है या फिर ये है एनपीपी ही है? तो निश्चित रूप से शाबाश, यह एनपीपी ही है। अरे यार, कोई सेकेंडरी प्रोड्यूसर कुछ नया बायोमास थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, वो कोई नया लाइट एनर्जी को असिमुलेट करके कोई नया बायोमास थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो तो खा तो एनपीपी रहे हैं ना। और इसको भी अगर अपन निकालेंगे तो एनपीपी माइनस रेस्पिरेशन का खर्चा इन कंज्यूमर्स का, एनपीपी माइनस रेस्पिरेशन का खर्चा, हेट्रोट्रोप के रेस्पिरेशन का खर्चा। समझ में आई बात? तो पहली बात तो ये कुछ नया नहीं है। रही बात इसकी बात क्यों की जाती है, मैंने ये आपको समझाया है अच्छे से कि देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में बिना हर्बीवोर के एनर्जी का फ्लो हो ही नहीं सकता, और इसलिए हर्बीवोर जो बायोमास असिमुलेट कर रहे हैं वह इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात की जाती है। लेकिन ये कोई नया बायोमास प्रोडक्शन नहीं है बच्चों, ये वही है, एनपीपी ही है। दिस इज द पार्ट ऑफ एनपीपी।
ठीक है। और एक होता है कम्युनिटी लेवल पर। पहली बात तो कम्युनिटी लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसे कहते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूँगा यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, यूनिट एनवायरमेंटल कंडीशन, द टोटल बायोमास असिमुलेटेड बाय द कम्युनिटी, टोटल बायोमास assimilated by a community। या इकोसिस्टम, और इसको कह देते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। एंड व्हाट इज द एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज एनपीपी माइनस एचआर, एंड एचआर इज heterotrophs respiration। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब आप इन हेट्रोट्रॉप्स के कंज्यूमर्स के रेस्पिरेशन का खर्चा घटा देते हैं तो जो बचता है दैट इज द नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, एंड दैट इज द नेट बायोमास असिमुलेटेड बाय एन इकोसिस्टम और द नेट बायोमास असिमुलेटेड बाय एन कम्युनिटी। आओ जरा, ये अभी मैंने थ्योरेटिकल आपको समझा दिया है, इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं भाई साहब। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है सर। इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पहली बात तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करूं मैं, दो तरह का हो गया जीपीपी। इसका जीपीपी मान लीजिए 10 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का है। कितना जीपीपी? 10 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। तो यहां एनपीपी कितना? तो एनपीपी जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। और मैं आपको बता दूं रेस्पिरेशन में जो खर्चा होता है ना ऑन एन एवरेज, ये सब मेजर्ड है, तो इट इज अबाउट 20% ऑफ जीपीपी। कितना? 20% ऑफ जीपीपी होता है। तो 10 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 8 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ये हो गया भाई साहब एनपीपी। अभी जो समझा रहे हैं वो समझो आप, जेबा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो दो किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर का पर ईयर का खर्चा रेस्पिरेशन का इनका हुआ, तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या आ गया? तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी आ गया 8 किलोग्राम पर। ये तो दिक्कत नहीं है इसमें, ये क्लियर है, ये तो समझ में आ गया एनपीपी 8 कैसे हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं एट कंज्यूमर लेवल, ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यार कंज्यूमर खाएंगे तो यही ना, कंज्यूमर यही खाएंगे ना। ये 8 किलोग्राम का जो बायोमास है एनपीपी के रूप में प्लांट के पास, इसी में से तो खाएंगे ना। तो इसमें से मान लीजिए कंज्यूमर ने खाया कितना? 5 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का। 5 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का बायोमास इसने कंज्यूम किया। अब जब ये इसने कंज्यूम किया तो इसके बाद ये भी तो रेस्पिरेशन में खर्चा करेगा ना। इसका रेस्पिरेशन का खर्चा हो गया मान लो 2 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का। व्हाट विल बी द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? 3 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर ने रेस्पिरेशन में जो खर्चा कर दिया वो थोड़ी कोई बायोमास का पार्ट है, वो तो खत्म हो गया। रेस्पिरेशन खर्चा तो गया हो तो CO2 H2 बन गया हो तो, ठीक है ना। तो ये अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कम्युनिटी में नेट बायोमास कितना सिमुलेट किया, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का मिलाकर के कितना नेट बायोमास असिमुलेट किया, तो आप खुद ही देख करके बता सकते हैं कि कितना नेट बायोमास असिमुलेट किया साहब। बताओ कितना नेट बायोमास असिमुलेट किया? बस हो गया, शाबाश।
बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप देखो इसको फॉर्मूले से निकालो तो कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या था, एनसीपी इक्वल टू एनपीपी माइनस एचआर। एनपीपी कितना है 8, ये एनपीपी है, और एचआर एटोट्रोपिक रेस्पिरेशन खर्चा कितना 2, तो इट इज 6 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 6 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का जो बायोमास है ये कहाँ है, तो आप गौर से देखो 3 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का बायोमास तो कंज्यूमर के पास है, और जो रिमेनिंग 3 है वो कहाँ है, वो प्रोड्यूसर के पास है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ कितना बचा हुआ है, ये जो 8 था 8 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का एनपीपी, इसमें से ये 5 तो खा ही लिया ना इसने कंज्यूमर ने, तो अब यहाँ कितना बचा हुआ है, तो यहाँ एक्चुअल में 3 ही बचा हुआ है। तो 3 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर का पर ईयर का बायोमास तो प्रोड्यूसर के पास बचा हुआ है, और 3 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का बायोमास कंज्यूमर के पास है, और 3 और 3 6, और यही है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। 8 माइनस 5 तो 3, शाबाश, यही है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया जेवा तुम्हें? सर फिर एनसीपी क्या? तो एनसीपी कुछ अलग नहीं है, एनसीपी इज द टोटल बायोमास असिमुलेटेड बाय द कम्युनिटी और इकोसिस्टम। अब ये बायोमास किस रूप में है, एक तो बायोमास है प्रोड्यूसर के बायोमास के रूप में जिसको किसी ने खाया नहीं है, और वो यहाँ कितना बचा हुआ है, वो 3 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का। 3 किलोग्राम का बायोमास तो प्रोड्यूसर के पास बचा हुआ है जिसको किसी ने खाया नहीं है, और 3 किलोग्राम का बायोमास किसके पास है, कंज्यूमर के पास। तो 3 और 3 6, एंड दैट इज द नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। दिस इज द नेट बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द कम्युनिटी। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब अगर मान लीजिए कोई दूसरा इकोसिस्टम ऐसे ले लेते, उसका जीपीपी मान लो 8 ले लेते, तो उसका एनपीपी भी कम आता, उसका फिर एनसीपी भी कम आता। तो आप समझ गए ना, आपने कंपेयर किया तो समझ में आ गई ना बात, क्या कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी एनपीपी ज्यादा है, जिसकी जीपीपी ज्यादा है, जिसकी जो है एनसीपी ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? और सब कुछ हर टॉपिक में आपको ऐसे ही लगेगा, चिंता मत करो, पूरी बॉटनी में ऐसे ही लगेगा आपको, आप मस्त चिंता मत करो। पूजा जो लोग पहली बार पढ़ते हैं तो उनका तो कपाट खुल जाते हैं उनके, तो अरे यार ये क्या है यार, ये इकोलॉजी ऐसी क्या होती है, ऐसे कोई इकोलॉजी पढ़ाते हैं मतलब। बोलो समझ में आएंगे। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी को भी फैक्टर प्रभावित करते हैं साहब, तो जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं साहब, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि प्रोडक्टिव, अगर आपने पूरी बात को ध्यान से समझ लिया है तो आप गौर से देखो, इसमें सब कुछ जो है ना वो ये जीपीपी है, और जो जीपीपी है वो एनपीपी है, और जीपीपी क्या है, और जीपीपी क्या है, तो जीपीपी है फोटोसिंथेसिस। तो एकदम वो रटने की जरूरत नहीं है, कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेंगे, तो हर वो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करेगा वो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेगा। फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। ये तो आप जानते हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये सब। टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज का मतलब क्या, कि भाई इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर कौन है। इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर कोई ग्रास हैं, कोई ट्री हैं, है ना। अगर ट्री होंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ग्रासेज हैं तो ट्री की तुलना में कम होगी, और मान लीजिए एल्गी हैं तो उनकी और ही कम होगी सब। तो हर वो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, वो सब प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं सब, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं लिमिटिंग फैक्टर की, तो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मैंने बताया आपको। लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, तो लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जिसकी कमी हो।
अगर मैं बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की, तो ये हमने अच्छे से बात किया। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी के लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन होता है? तो पहले नंबर पे तो लाइट होता है, दूसरे नंबर पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में भी कौन से? तो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। और उसमें भी फिर ओशियंस में ज़्यादा कमी नाइट्रेट्स की और लेक्स में ज़्यादा कमी फॉस्फेट्स की, क्योंकि लेक्स कहाँ से आती हैं? फॉस्फोरस कहाँ से आता है? तो रॉक वीदरिंग से आता है, और ओशियंस में रॉक्स होते हैं। भाई लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या? सीधी सी बात है, इसकी कमी हो, ठीक है ना, सीधी सी बात है, इसकी कमी हो। और कमी अगर मैं कहूँ, आप सोचिए थोड़ा कॉमन सेंस से, ओशियन है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तो वहाँ कमी किसकी? तो वहाँ कमी लाइट की। क्यों? नीचे लाइट पहुँचती नहीं, एंड दैट्स वाई द मेजर पार्ट ऑफ द डीप ओशंस, डीप लेक्स इज टोटली अनप्रोडक्टिव ड्यू टू द लैक ऑफ लाइट। लाइट नहीं है तो प्रोड्यूसर नहीं होगा, प्रोड्यूसर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रेट, फॉस्फेट, और ये याद रखिए, नाइट्रेट फॉस्फेट्स एज द न्यूट्रिएंट हर इकोसिस्टम में लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो। और यहाँ से निकलता है कंसेप्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में एज द न्यूट्रिएंट नाइट्रेट फॉस्फेट्स आर लेकिंग, दे आर द लिमिटिंग फैक्टर्स, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स। तो अगर किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो एकदम से रैपिड बायोमास प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन का कंसेप्ट यहाँ से निकलता है। अगर मैं बात करूँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी के लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या बताइए जरा? तो यहाँ आएगा पहले नंबर पर तो वाटर, और दूसरे नंबर पे आएगी न्यूट्रिएंट्स। हाँ, और न्यूट्रिएंट्स वही नाइट्रेट, फॉस्फेट्स। वाटर क्यों? और फिर भी किसी को समझ में नहीं आया, जो हमारे खेत हैं वो एग्रो इकोसिस्टम्स हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं। एक किसान अपने खेत में एक फसल बोता है, तो उसको सबसे ज़्यादा चिंता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा चिंता, सबसे पहली चिंता और सबसे बड़ी चिंता पानी की, कि फसल कब अच्छी? तो जब बरसात अच्छी, पानी अच्छा। और पानी के बाद वो चिंता किसकी करता है? तो खाद की, न्यूट्रिएंट्स की। और न्यूट्रिएंट्स में वही नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, क्योंकि इनकी कमी होती है। मैंने कहा ना, हर इकोसिस्टम में नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स की कमी होती है। और देखो, ये जो किसान खेती कर रहा है, हम जो खेती कर रहे हैं, आपके घर में भी, किसी के परिवारों में भी खेती होती होगी, तो जिनके भी परिवारों में खेती होती है वो इस चीज़ को समझते होंगे, है ना। मान लीजिए खुद खेती करते हैं, तो अच्छा खेत किसको मानते हैं? कि जहाँ 1 बीघा में 15 क्विंटल गेहूँ निकला, और वहीं दूसरा खेत है जहाँ 1 बीघा में 10 क्विंटल गेहूँ निकला। अब फिर आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि यार उस खेत में तो 1 बीघे में 15 क्विंटल गेहूँ निकला, तो ये क्या है? ये प्रोडक्टिविटी है कि लास्ट 6 मंथ्स में आपने यूनिट एरिया में 1 बीघा कितना 15 क्विंटल बायोमास प्रोडक्शन किया, तो वो रेट प्रोडक्टिविटी आ गई। अगर दूसरे खेत में 10 क्विंटल निकला, क्यों? अरे यार, वो दूसरे वाले में गेहूं में 2 पानी कम दिए थे अपन ने, इसमें 2 पानी ज़्यादा दिए थे, उसमें 2 पानी कम दिए थे, इसलिए वहाँ ये कम निकला। आप क्या कर रहे हैं? आप कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर कौन सी मशीन अच्छी? अरे यार, ये वाला खेत अच्छा। कोई अपने खेत को बटाई पे दे देता है, किराए पे दे देता है, तो ज़्यादा पैसा किस खेत का मिलता है? उसका ही मिलता है ना, कि जहाँ प्रति बीघा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और वो वहीं होगा जहाँ पानी अच्छा होगा और खाद अच्छी होगी। तो जो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है इकोसिस्टम में, अगर उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की, लोएस्ट प्रोडक्टिविटी की, अगर मैं बात करूँ आपसे, समझ में आ गई ना बात? नेचुरल बात करूँ तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी? तो एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इनकी होती है 5 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर की प्रोडक्टिविटी। और एक्वेटिक में होते हैं कोरल रीफ्स। इन दोनों में भी एक चुनना पड़े तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ज़्यादा होती है। और अगर क्रॉपलैंड्स इकोसिस्टम्स में बात करूं तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है साहब राइस या शुगर केन क्रॉप्स की। ये होती है 3 से 4 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। अगर मैं लोएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो टेरेस्ट्रियल में तो
टूंड्राज हो गए, डेजर्ट्स हो गए। एक्वेटिक की बात करूं तो डीप लेक्स एंड ओशंस। अगर मैं ग्लोबल एनपीपी की बात करूं, ग्लोबल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अर्थ इकोसिस्टम, तो ये कितनी है? तो इट इज 175 है ना, 175 बिलियन टन पर ईयर। ये ग्लोबल अर्थ की, पूरी अर्थ को जो हम इकोसिस्टम मान लें तो ग्लोबल एनपीपी कितनी है? तो 175 बिलियन टन पर ईयर की एनपीपी है साहब। इसमें मजेदार बात क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, 170 है क्या? हाँ 170, चलो ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है 2/3 पार्ट या 63%, अबाउट 115 बिलियन टन पर ईयर। और जो ओशियंस हैं उनका कंट्रीब्यूशन है वेरी लो, 1/3 पार्ट ओनली या 33%, 55 बिलियन टन पर ईयर। अब आप गौर से देखो भाई साहब, आप गौर से देखो कि धरती पर ज्यादा क्या है? धरती पर समंदर ज्यादा है कि धरती ज्यादा है? तो आप जानते हैं धरती पर समंदर ज्यादा है साहब, है ना। धरती पर 2/3 पार्ट पे समंदर है, ठीक है ना। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन मात्र 1/3 पार्ट है, और टेरेस्ट्रियल पार्ट जो है 1/3 है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन 2/3 है। तो प्रश्न है एनसीईआरटी में कि वाई द ओशियंस कंट्रीब्यूट टू मच लो इन द ग्लोबल एनपीपी। तो आप समझ गए होंगे कारण क्या है। एक तो कारण ये है साहब कि द मेजर पार्ट ऑफ ओशियंस इज टोटली अनप्रोडक्टिव ड्यू टू द लैक ऑफ लाइट। मेजर पार्ट ऑफ ओशियंस इज टोटली अनप्रोडक्टिव ड्यू टू द लैक ऑफ लाइट। क्योंकि नीचे लाइट नहीं जाती, डीप ओशियंस डीप लेक, लाइट नहीं हो। और दूसरा, ओशियंस के जो मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वहां मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं साहब प्लैंक्टोनिक एल्गी। जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में मेजर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में होते हैं साहब ग्रासेज, ट्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है एल्गी की तुलना में ग्रास, ट्री वगैरह ज्यादा बायोमास प्रोडक्शन करते हैं। एंड दैट्स व्हाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस इन द ग्लोबल एनपीपी इज वेरी लो, और ओनली द 1/3 पार्ट और द 33%। वो समझ में आया कि नहीं आया? ये है साहब प्रोडक्टिविटी। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए।